अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? आज मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी बहुत फ़ेस टू फ़ेस बात कर ली जाए। इस हवाले से कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मैंने सर्च किया कि इन टॉपिक्स पे किसी भी देसी जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने बात नहीं की हुई या की भी होगी तो मेरी नज़र से वो नहीं गुज़रे। इतनी कॉमनली ये बातें नहीं होती हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। स्पेशली उन लड़कियों की मेंटल हेल्थ के बारे में या उन लेडीज़ की मेंटल हेल्थ के बारे में जो मैरिड होती हैं और उनके ऑलरेडी बच्चे होते हैं। अम, चुके हैं और जो लोग मेरी इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आई एम मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और अभी जो मेरा 4th बेबी है वो बिल्कुल 3 मंथ्स का होगा बल्कि अब वो। तो जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं और जो चीज़ें मैंने नोट की हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, उन सबको रखते हुए मैंने ये टॉपिक इस टॉपिक पे बात करने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि मेंटल हेल्थ जो है वो हमारे यहाँ कितनी निग्लेक्ट की जाती है। मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आ जाता है अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। मेरी लाइफ में कुछ इस तरह के सिनेरियोज़ रहे कि सिवाय फर्स्ट बेबी के मेरे बाकी तमाम बच्चे अनप्लान्ड प्रेगनेंसी ही रहे हैं। और मेरी सोच जो है वो काफ़ी डिफरेंट रही है इन सब चीज़ों के, लेकिन आपकी लाइफ देखें बहुत डिफरेंट होती है कि आपने जो प्लान की होती है ज़रूरी नहीं है वो आपके हिसाब से चले। और जिस हिसाब से वो चल रही है और आपकी लाइफ जो चला रहा है, खैर की दुआ यही होती है कि हमारी लाइफ जो है वो अच्छी मोड़ पर रहे, मतलब बुरा कुछ ना आए। अगर अच्छा मिल रहा है आपको तो वो ले लें। तो मेंटल हेल्थ अगर आप इस अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को देख के अगर करें और सब चीज़ें ठीक है, फर्स्ट बेबी हुआ, वो प्लान था और वो भी बहुत दुआओं के बाद हुआ। बहुत मुश्किल था। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, मैं वहाँ पे पुरानी हूँ, लेकिन यूट्यूब पे मैंने अभी नया-नया शुरू किया है। इंस्टाग्राम पे मैंने अपना चैनल खोला ही शुरू में पीसीओएस अवेयरनेस के लिए था, क्योंकि मैं पीसीओएस पेशेंट एक एक टाइम पे मैं रह चुकी हूँ। अम, तो जिनको पीसीओएस होता है उनके लिए वैसे ही बहुत मुश्किल होता है प्रेगनेंसी, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत आसान भी होता है। तो मेरे लिए दोनों चीज़ें रहीं। मैं 3 इयर्स तक इनफर्टिलिटी को मैंने 3 इयर्स के बाद मेरी फर्स्ट बेटी हुई और मैंने एक लॉस भी फेस किया। 3 इयर्स के बाद मेरी बेटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद माशाल्लाह कोई भी इस तरह का मैंने फेस नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है लाख-लाख। और उसके बाद जो है वो आई एम नाउ मदर ऑफ 4। देखिए, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जब हो जाए तो आपने अ, सारी चीज़ों को भुलाकर एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि अगर जो है अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं, तो कुछ सोच कर आपको दे रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला ने जो भी प्लान किया है, वो हमारे लिए खैर का प्लान किया है। अगर कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो आप ले लें। आप सारी परेशानियाँ जो भी आपके दिमाग में चल रही हैं, जो भी आपके दिमाग में इस तरह की सोचें आ रही हैं कि रॉन्ग थॉट्स जिसे कहते हैं, और नेगेटिव साइड पर अगर आप जा रही हैं, अगर आप कुछ इस तरह का सोच रही हैं, आपके जो भी इमोशनल साइड्स हैं, फाइनेंशियल साइड्स हैं, सबको भुलाकर सिर्फ़ एक चीज़ अपने दिमाग में रखें कि जो अल्लाह ताला आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो जिनके पास नहीं है क्या उनको नहीं दे सकते? उनको भी तो दे सकते हैं ना। तो अगर वो आपको दे रहे हैं तो कुछ सोच समझ के, कोई आपके अंदर शायद इस चीज़ की सलाहियत दी देखी है अल्लाह ताला ने, या आपकी कोई आज़माइश है, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि औलाद एक आज़माइश है। तो ये हो सकता है कि कोई टेस्ट दे रहे हो अल्लाह ताला। खैर, जो भी अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के बारे में जो है वो मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि शुरू-शुरू में जब हम मेरे साथ तो ये रहा है कि शुरू-शुरू में जब आपको न्यूज़ मिलती है और आपके प्लान्स होते हैं दूसरे लाइफ में, वो सब रुक जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है कि वक़्त तो ख़ैर कहते हैं कि गुज़र ही जाता है, चाहे मुश्किल वक़्त हो, चाहे अच्छा वक़्त हो, वो गुज़र ही जाता है।
लेकिन ये आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर है कि आप उस वक़्त को मज़ीद मुश्किल बनाएँ या मज़ीद ख़राब करें अपनी हेल्थ को। देखिए किसी का कुछ नहीं जाता, सिर्फ़ आपकी हेल्थ ही ख़राब होती है। तो अगर आपने इस चीज़ को कीप करना है, ऐसे कंट्रीज़ में कोई कुछ नहीं कहता, कोई जजमेंटल बिहेवियर नहीं होता, ना आपको किसी को बताना है और चुपचाप जो है ना आप अपना जो है, जो भी आपको प्रोसेस करना है वो कर लें। अगर आपने कीप करना है तो भी जो है वो जब मेरा 4th टाइम प्रेगनेंसी हुई, तो मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को रखते हुए और मैं इतनी मैच्योर इनफ हो चुकी थी कि अपनी मेंटल हेल्थ को रखते हुए मैंने सिवाय अपनी मदर को बताने के या और मेरे हस्बैंड की फैमिली को बताने के अलावा मैंने किसी को भी नहीं बताया। किसी को भी नहीं, यानी कि हम दोनों की मदर्स को मालूम था, लेकिन इसके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि इवन मैंने अपनी क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बताया। क्योंकि मैं चाहती थी कि जितना जितना कामली और जितना अम, खामोशी से मैं ये वक़्त गुज़ारूँ बेहतर है। ये मेरा फ़ैसला था। मैं बहुत कन्फ्यूज़ रही शुरू में कि अब क्या होगा, कैसे होगा क्योंकि मेरे लिए 3 इनफ थे। अम, ऐसा नहीं था कि मैंने फ़ैमिली करनी नहीं थी, मुझे फ़ैमिली करनी थी। अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो टाइम पे करनी होती है, जो हमने प्लान किया हुआ होता है, उस टाइम पे ना होना से भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। लेकिन मेरे लिए फिर भी मेरा जो ड्रीम था वो यही था कि 3 बच्चे मतलब काफ़ी हैं। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे 4th से नवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह एंड ही इज़ वेरी काम बेबी। तो आप अगर नियत कर लें ये कि आप ये अल्लाह ताला की खातिर कर रहे हैं और देखिए रिस्क देने वाली ज़ात कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला की है। तो अगर आप रिस्क से मैंने बहुत रिसर्च की, अगर आप रिस्क से डर कर रिस्क से डर रहे हैं कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, लाइफ किसी ने प्रेडिक्ट नहीं की हुई, क्या पता हम ज़िंदा ही ना हो कल को। तो ये रिस्क से बिला वजह के खौफ पाल कर ना ये अपने सर जो है वो अम, वबाल ना खड़ा करें। ख़ैर ये एक टॉपिक अलग है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे लोग बात नहीं करते। मैंने बहुत हज़ार दफ़ा सोच के इस टॉपिक के बारे में अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के बारे में मैंने बात की है। बहुत सारे लोगों की अपनी अलग मजबूरियाँ होती हैं। जब तक कि आप कुछ मदर्स तरह की होती हैं जो कि अ, वैसे ही ऑलरेडी उनको कुछ इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ इस्लाम इतना सख्त नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जायज़ हैं। अम, लेकिन मैं इस टॉपिक को ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहती क्योंकि ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हर किसी की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी-अपनी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो मैंने अपने दिमाग को किस तरीके से डिस्टर्ब होने से बचाया, मैं सिर्फ़ ये शेयर करना चाह रही हूँ और ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से इन इदारों पर काम किया जाता है और किस तरह से इम्पोर्टेंस दी जाती है मेंटल हेल्थ को रखते हुए। सिर्फ़ मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है। आप प्रेगनेंसी से निकलते हैं, अभी निकलते नहीं हैं, अभी यहाँ पे प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। यहाँ पे आपके जीपी और आपकी मिडवाइफ़ जो है वो इम्पोर्टेंट होती है इस पूरी जर्नी में। जो बाकी ऑब्स्टेट्रिशियंस वगैरह जो होते हैं वो बिल्कुल एंड में आते हैं, जब आपका जो केस है हॉस्पिटल में जाता है। तो यहाँ पे आपको मिडवाइफ़ भी एंड में मिलेगी। पहले आप जीपी के पास ही जाते रहेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर तक और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको मिडवाइफ़ जब हॉस्पिटल जाएँगी तो मिडवाइफ़ मिलेगी। जब आपको मिडवाइफ़ मिलेगी और हॉस्पिटल जाने वाले होंगे या तो आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगा या आप जाने वाले होंगे, आपको एक चार्ट मिलेगा, जिसमें आपको मेंटल हेल्थ के बारे में क्वेश्चन्स किए जाएँगे। इवन उसमें आपको ये भी पूछा जाएगा कि आपके हस्बैंड आपको डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ तो नहीं करते, डोमेस्टिक वायलेंस तो नहीं है आपको। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके पूछे जाएँगे कि आप क्या इस काबिल हैं कि आप इस बच्चे को क्योंकि यहाँ पे अडॉप्शन का भी प्रोसेस बहुत कॉमन होता है। तो इस बारे में पूछा जाएगा आपसे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि आप किस तरह से फ़ील कर रही हैं, आप क्या सोचती हैं, आप किस टाइम पर सैड फ़ील कर रही होती हैं, कितना हैप्पी फ़ील कर रही होती हैं, कितना नॉर्मल आप फ़ील कर रही हैं। इस चार्ट के हिसाब से आपका जो है वो मेंटल हेल्थ को मेज़र किया जाता है कि आप कहाँ पे, किस क्राइटेरिया पे आप बैठती हैं। 1 इंटू 10 के रेशो मतलब रेशो में आपका क्या स्केल होता है जिस पे आपको बिठाया जाता है कि अच्छा कि आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह की है। मैं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से एक टाइम पर गुज़र चुकी हूँ, जब कोविड का टाइम था और मेरा बेबी हुआ था 2020 में।
मेरी बेटी बहुत ईज़ी गोइंग थी। मेरा बेटा जो था वो कॉलिक था और वो क्राइंग बेबी था बहुत ज़्यादा। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किस तरीके से इस बच्चे को हैंडल करूँ। ज़ाहिर है मैं भी सेकंड टाइम मदर थी, मेरी कोई हेल्प नहीं थी, मेरे हस्बैंड की भी कोई हेल्प नहीं थी, हम दोनों छोटे ही थे, हम दोनों ही जो है वो इस फ़ेज़ से गुज़र रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड की काफ़ी सपोर्ट थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हस्बैंड को मेरा मैसेज है कि अपनी अगर आप चाहते हैं कि वाइफ़ आपकी खुश रहें, हैप्पी वाइफ़, हैप्पी लाइफ़ वाली चीज़ रहे, तो प्लीज़ जो है वो आप उसकी इन चीज़ों इन टाइम पर जिस पे वो प्रेगनेंसी हो, जिस पे पोस्टपार्टम टाइम गुज़र रहा हो, आप इन बातों को समझें। और ये बहुत नाज़ुक लम्हा होता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपकी लाइफ़ होती है। आजकल के ज़माने में लड़कियों की लाइफ़ भी ऐसी ही है। उनके अपने करियर्स हैं, उनके अपने माइंड हैं, उनके अपने प्लान्स हैं, वो उनको देख रही होती हैं और जब ये चीज़ अल्लाह ताला उनको दे देते हैं और वो उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेती हैं, तो उनकी लाइफ़ टोटली चेंज हो रही होती है। और अगर उन लड़कियों को मैसेज है मेरा, अगर वो आपके हस्बैंड नहीं समझ रहे, तो उनको प्लीज़ कम्युनिकेट करें। हम लड़कियों का ख्वाब होता है ना कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो खुद ही समझ जाएँगे सारी बातें, ऐसा नहीं होता। ये कोई ड्रामा या फ़िल्म नहीं है। आजकल के जो पाकिस्तानी ड्रामे हैं, वो टोटली डिफरेंट है। टू द टॉपिक आती हूँ कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन में यहाँ पे क्या होता है कि प्रेगनेंसी में पहले तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस तरीके से जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ है, किस तरीके से आप इस मेंटल हेल्थ से आप गुज़र रही हैं, ठीक है? उसके बाद ये होता है कि अम, आपकी डिलीवरी हो जाती है, फिर उसके बाद आपका पोस्टपार्टम टाइम आता है। पोस्टपार्टम टाइम में आपको मैटरनल हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। एक बुक होती है ग्रीन बुक के नाम से जो कि बच्चों के अच्छा जी, तो ये जो है ना, ये ग्रीन बुक होती है, ठीक है? ये मेरे बेटे की ग्रीन बुक है। ये ग्रीन बुक होती है और अम, इस पे इसका है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज़। अब इसको हम बोलते हैं एमसीएच, सही है? यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका बेबी आप डिलीवर करती हैं, पहली बात तो ये कि जब अगर आपका मेंटल हेल्थ में अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, तो वो आपको काउंसलर्स अगर वो आपको देखते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ ख़राब है, तो वो आपको काउंसलिंग देते हैं जीपी के थ्रू आई थिंक 5 टू 6 कंसल्टेशंस होती हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं। अगर उसी में ही आपके मसले हल हो जाते हैं, तो दैट्स गुड। फिर उसके बाद मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी का नहीं पता, लेकिन मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन का पता है। उसके बाद आपका आता है कि या तो आप जीपी आपका आपको रेफ़र करे, आपका जो डॉक्टर है साइकोलॉजिस्ट वो जीपी को से कंसल्ट करे और फिर वो उसको बोले ईमेल करके कि मेरी पेशेंट को ज़रूरत है मज़ीद काउंसलिंग की, तो आप जो हैं वो उसको या तो 50-50 पे बात हो जाती है कि 50 हम पे करें, 50 गवर्नमेंट की तरफ से या फिर ऐसा होता है कि फुली हमें करना होता है या फिर ऐसा होता है कि जो है वो अ, अगर इस तरह की चीज़ होती है तो वो जीपी आपको 1-2 और सेशंस जो है वो लिख देता है कि गवर्नमेंट को बोल देता है कि 2-3 सेशंस इसको और फ्री में दे दें। सही है? तो वो बिल्कुल फ्री हो जाता है। अम, मेडिसिन्स तक कोशिश करें बात ना ही जाए, अपने मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा केयर करें उसकी। अम, यहाँ पे फिर जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, फिर आपका पोस्टपार्टम टाइम स्टार्ट होता है। बहुत केयर होती है यहाँ पे, बहुत केयर। पोस्टपार्टम टाइम में भी जो लेडीज़ होती हैं, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स यूट्यूब पे देखी हैं, मुझे डॉक्यूमेंट्स देखने का बहुत शौक है। मैं डॉक्यूमेंट्स देखती हूँ, तो उसमें ये होता है कि कुछ केसेस इस तरह के होते हैं कि मदर्स जो होती हैं वो बिल्कुल पलट जाती हैं और ऐसे केसेस पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर इस पर बात की जाए तो कुछ मदर्स जो होती हैं वो जब बेबी उनकी गोद में आता है वो उसको लाइक नहीं कर रही होती हैं, वो उसको गिव अप कर देती हैं। इसको कहते हैं कोई एक टर्म होती है जो कि मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं आ रही। अ, बेबी ब्लूज़ तो होते हैं जो कि पोस्टपार्टम टाइम को कहते हैं। लेकिन जो एक और बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन कहलाई जाती है, जिसमें जो है वो बच्चे को लाइक नहीं कर रही होती हैं वो मदर्स और वो गिव अप कर देती हैं। वो कहती हैं कि या तो वो खुद सुसाइडल हो जाती हैं या फिर वो बच्चे को दे देती हैं कि हम नहीं सँभाल सकते इसको, बहुत टफ़ है। अम
किस वजह से होता है ये आजकल आज तक अभी साइंस जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकी है। ये स्टडी ज़रूर है कि कुछ इस तरह के केमिकल्स आपके माइंड में डेवलप हो रहे होते हैं, न्यू हार्मोन्स जो बन रहे होते हैं पोस्टपार्टम के टाइम पर, आपकी बॉडी जो है वो उन हार्मोन्स को, उन केमिकल्स को जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रही होती है, और आपको उस तरह के थॉट्स और उस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं कि आप इतने पीक पे पहुँच जाते हैं। मेरे साथ क्या इश्यू हुआ था, तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ कोविड टाइम में, सबसे बड़ा इश्यू मेरा कोविड ही था। क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन लगा था मेलबर्न में कि आप बाहर नहीं निकल सकते थे। दूसरा है कि मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे बहुत एंग्ज़ायटी थी। मुझे एंग्ज़ायटी मुझे कहते हैं कि लेडीज़ को एंग्ज़ायटी वैसे भी रहती है। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी इस चीज़ की कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, कोई बाहर से कोई ग्रोसरी आती थी, मैं लिटरली डिशवॉशर साफ़ करती थी बेबी होने से पहले। और बेबी जब हो गया तो मैं सी सेक्शन में मैंने कंप्लीट रेस्ट नहीं लिया हॉस्पिटल में, और मैं 1 दिन पहले वहाँ से मतलब एक तरीके से जान छुड़ा के भागी। डॉक्टर से मैं पीछे पड़ी हुई थी कि क्योंकि उस टाइम पे कोविड के केसेज़ राइज़ अप होना दोबारा शुरू हो गए थे। ये एक ब्लेसिंग भी थी कि हम ऐसे कंट्री में थे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कोविड को ध्यान दिया जा रहा था, और जिस टाइम पे मेरा बेटा होने वाला था, उस वक़्त केसेज़ 0 थे। लेकिन जिस टाइम पे मेरा बेटा हुआ, उस वक़्त व विदिन 1 वीक 100 केसेज़ जो है सामने आ गए थे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इस चीज़ का। फिर हम घर वापस आए और मुझे बेबी इस तरह का था, वो स्मॉल बेबी था, बहुत नाज़ुक था। बेबी की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी वो। तो स्मॉल बेबी था, कोई हेल्प नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड और मैं थे बस, और हम लोग मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था, ये भी एक ब्लेसिंग थी। अ, मेरे हस्बैंड को फ़ील हुआ कि यू आर नॉट राइट, और कुछ ना कुछ मसला चल रहा है तो तुम जीपी से कंसल्ट करो। मेरा बेबी से 7 मंथ्स का था उस वक़्त, और हम गए और फिर वहाँ पे इन्होंने यही बोला कि मैं आपको सेशंस दे देती हूँ। मेरी काउंसलिंग हुई। मेरे कुछ चीज़ें थी, मेरे करियर को लेकर बहुत सारी चीज़ें थी। मैं बहुत फ़ास्ट पेस पे जाना चाहती थी। पर लगा के उड़ना चाहती थी, दौड़ना चाहती थी। लेकिन मदरहुड ही आपको परमिशन नहीं देती। मदरहुड ये कहती है कि आप स्लो हो जाएँ। ख़ैर हुआ ये कि जो प्रोसीजर मैंने आपसे शेयर किया वो वही था कि मैं जीपी के पास गई और उसने मुझे काउंसलिंग के लिए जो 5 टू 6 सेशंस होते हैं उन्होंने मुझे फ्री में दिए। और उसके बाद अगर मुझे एक आध मेरी उसने साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि नहीं, एक आध और ले लें, तो उन्होंने फ्री कर दिए थे। उसके बाद फिर मुझे खुद ही अपना बेटर फ़ील हुआ, और मैंने खुद ही जो है वो उसको छोड़ दिया। जो भी प्लान था, और फिर मैंने अपना आपको खुद ही, क्योंकि आपको खुद ही अपने आप को जो है बात मेडिसिन्स तक तो ख़ैर इस सिचुएशन पे आपकी बात मेडिसिन्स तक नहीं पहुँचती। मेडिसिन्स की जब ज़रूरत पड़ती है जब आपको बहुत ज़्यादा फीलिंग इस तरह की आ रही हो। फ़ास्ट फॉरवर्ड मैं जब अब मेरा दोबारा ये 4th बेबी हुआ, इट्स अगेन 3rd बेबी मैंने करना था, लेकिन वही टाइमिंग्स ऐसी थी कि मुझे उस टाइम पे नहीं करना था। ख़ैर लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने आप को बहुत बिज़ी रखा, मैंने चाइल्ड केयर का कोर्स किया। मैं सोचना ही नहीं चाहती थी कि मेरे साथ, बस मैंने कहा कि ठीक है मैंने करना ही था। 3rd बेबी हो गया सो हो गया, इट्स ओके। 2nd बेबी में यही था कि हो गया सो इट्स ओके। दुआ बस यही माँगी कि अल्लाह ताला काम बेबी हो, बहुत काम बेबी हो। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये वाला बेबी भी और मेरी 3rd बेबी भी बहुत, मेरा फर्स्ट बेबी भी, सिर्फ़ मेरे एक बेबी का जो मसला था वो कॉलिक था, वो उसके साथ प्रॉब्लम थी और वो कमज़ोर था, बहुत कमज़ोर था वो। आई थिंक वो 2 केजी का बेबी हुआ था। तो उसके साथ डेवलपमेंट जो थे वो तो वो सेंसिटिव बेबी था, और आगे हमें और भी उसके साथ चीज़ें हमने नोट करना शुरू की। स्पीच का वो डिले था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की जाती है बेबी हेल्थ की। और यहाँ पे एक एक और ये एमसीएच से ही लिंक्ड होता है सब कुछ। आप अगर आपको कुछ फ़ील हो रहा है कि बेबी की डेवलपमेंट में कुछ इश्यू है, ख़ैर मैं बात बहुत पीछे जा आगे जा रही हूँ, मैं थोड़ा-सा पीछे आती हूँ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बात हो रही थी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जब आपका प्रेगनेंसी में अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यू है तो वो एक अलग चीज़ है, और पोस्टपार्टम में भी कुछ लोग होते हैं पोस्टपार्टम में ठीक हो जाते हैं बिल्कुल। और अगर पोस्टपार्टम में भी आपका इश्यू चल रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से, होता क्या है कि डॉक्टर का इस वक़्त कुछ नहीं होता। आपका बेबी होता है, आप घर आते हैं, आपकी 15 डेज़ तक मिडवाइफ़ आती है। वो 2 उसके विज़िट्स होते हैं, मतलब वीक में 1 विज़िट वो करती है। बेबी का
वेट चेक करती है। उसको उन लोगों को पता होता है कि आपका चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, चाहे आपका सी सेक्शन हो। उन लोगों को पता होता है कि मदर इस वक़्त ऑन ड्यूटी है, उसकी रेस्ट का कोई टाइम नहीं है, वो जब चाहे रेस्ट कर सकती है। तो इसलिए वो लोग हमारी आसानी के लिए मिडवाइफ को भेजते हैं घर पर, कि वो हमको मुश्किल ना हो इस चीज़ की। वो जो है खुद आएँ और बेबी का वेट चेक करें, बेबी का हेड का जो डायमीटर होता है वो चेक करते हैं, बेबी का वेट चेक करते हैं, बेबी के बारे में पूछते हैं कि वो फ़ीड कैसा ले रहा है, किस तरीके से वो कितने टाइम से ले रहा है, कितने डायपर्स वो जो है वो गीले कर रहा है, और हर चीज़ नोट की जाती है। मेरा जब 4th बेबी ये हुआ था जो अभी, तो उस वक़्त न जो है उस जब वो बेबी हुआ था तो वो शॉक में चला गया था। वो ब्रीथ नहीं कर रहा था और उसकी आँखें फटी की फटी थी। तो उन्होंने वो चीज़ भी रिकॉर्ड की कि देयर आर द साइन्स ऑफ इलनेस, जिसको में रखते हुए वो लोग हमें बार-बार फ़ोन कर रहे थे कि आपका बेबी ओके है, आपका बेबी ओके है। फिर वो आते हैं और फिर वो जो हैं उस बेबी को हर चीज़ नोट करते हैं उसकी, कि वो कितना फ़ीड कर रहा है, कितना टाइम तक, अगर वो एक्सक्लूसिव फ़ीडिंग पे है, तो वो कितना टाइम में फ़ीड कर रहा है। अगर वो बॉटल फ़ीड है तो एमएल कितने एमएल ले रहा है। हर चीज़ वो लोग रिकॉर्ड करते हैं और ये ग्रीन बुक होती ही इसीलिए है। वो इस ग्रीन बुक में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि अगर बेबी के साथ कोई इमरजेंसी हुई है और अगर हमें जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में हॉस्पिटल, डॉक्टर को बगैर टाइम वेस्ट किए पेरेंट्स से पूछें, रिकॉर्ड लें, वो ये ग्रीन बुक साथ लेके जाएँ, बस उठाएँ, ग्रैब करें, वो ये ग्रीन बुक थमा दें हॉस्पिटल में डॉक्टर को, और वो डॉक्टर ये ग्रीन बुक देखे, खोले, इसमें मदर की हेल्थ, इसमें मदर का डिलीवरी के टाइम पे कितना ब्लड ज़ाया हुआ है, ये तक रिकॉर्ड होता है, और कितनी जो है वो क्या उसकी मेंटल हेल्थ है, मदर की कितनी उसको इम्यूनाइज़ेशन लग चुकी है मदर को। और मेरा जब यहाँ पे मीज़ल्स फैल रहा था, जब मेरा बेबी हुआ है, तो इन्होंने मुझे मीज़ल्स और रूबेला मेरा एक्सपायर हो रहा था, और रूबेला उन्होंने फ्री में मुझे लगाया, ताकि मदर की जो हेल्थ है वो भी सिक्योर रहे, और उससे लिंक्ड बेबी है। अगर मदर को कुछ होगा तो बेबी को ऑलरेडी मतलब सिम्पटम्स आएँगे, क्योंकि सबसे क्लोज़ मदर ही होती है। सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं इस ग्रीन बुक में। अम, और भी जो जैसे फर्स्ट पेरेंट्स होते हैं उनको और भी हर चीज़ में जो है वो एजुकेट करते हैं, हर चीज़ में। वो मेक श्योर करते हैं कि पेरेंट्स इतने एजुकेट हो चुके हैं और फिर वो भेजते हैं। वो मिडवाइफ आती है और फिर वो आपको सबसे पहला उसका जो वो होता है कि आप कैसी जा रही हैं, आपकी हेल्थ कैसी है, आप क्या फ़ील कर रही हैं। जब मेरी मिडवाइफ आई थी फर्स्ट टाइम, तो जो पहले आई थी वो स्टूडेंट्स थी, वो सब चेक कर रही थी। थर्ड थर्ड टाइम पर जो थी वो जो हॉस्पिटल की तरफ से मिडवाइफ होती हैं, जो कि सीनियर होती हैं बहुत ज़्यादा, वो आती हैं। तो वो पूछती हैं फिर आपकी मेंटल हेल्थ कैसी जा रही है, आप कैसा फ़ील कर रही हैं। फर्स्ट 2 विज़िट्स जो होते हैं वो मिडवाइफ़ बेबी को देख रही होती है और आपको पूछ रही होती है कि आपको कहीं पेन नहीं है, वो बेबी को चेक करती हैं वो। फिर आती है मेंटल हेल्थ के बारे में, कि वो जब मेरी मिडवाइफ़ आती हैं, फिर वो फाइनली वो पूछती हैं कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। इस टाइम पर मैंने अपने आप को बहुत नॉर्मल रखा, क्योंकि 4th बेबी रियली वेरी टफ होता है हर हर सिचुएशन से। आफ्टर डिलीवरी मिडवाइफ ने मुझसे ये पूछा कि आप किस तरह की हैं? तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे 1 वीक तक या 1 वीक से ऊपर रात के टाइम पर मुझे बहुत रोना आता था। मतलब मैं इतना रोती थी नॉन-स्टॉप, और ये बात मेरे हस्बैंड को 2-3 दिन के बाद मालूम हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है वो उठते थे बीच में, और मैंने उनको नहीं बताई थी। मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल है, शायद सही हो जाएगा। मैं अल्लाह ताला से बातें करती थी रात में, और मैं जो थी ना, मैं इतना रोती थी नॉन-स्टॉप कि मेरे हस्बैंड को होता था कि मेरी हिचकियाँ बन जाती थी, और मुझे खुद भी होता था कि मुझे मेरा रोना स्टॉप क्यों नहीं हो रहा। मतलब मेरा माइंड अवेयर था इस चीज़ से कि मुझे रोना आ रहा है, और मैं रोना स्टॉप नहीं कर पाती थी। मैं 1-1 घंटा मैं रोई हूँ, मेरी आँखें सूज जाती थी, मेरी हिचकियाँ बन जाती थी, और मैं 1-1 घंटा मैं रो रही होती थी। मेरी मिडवाइफ ने पूछा, मैंने उसको ये बताया। बहुत पर्सनल बात है ये,
मैंने उसको बताई तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉर्मल। रात में रोना इसलिए आता है क्योंकि रात में दिन भर हम बिज़ी रहते हैं और रात में हम उन सारी बातों के बारे में सोच रहे होते हैं जो कि हमारे माइंड में नहीं आनी चाहिए। अम, और जिस चीज़ से हम डिस्टर्ब होते हैं वो चीज़ भी हमारे माइंड में आती है। तो इट्स नॉर्मल, इसको आप नॉर्मल लो। अगर ये नहीं रुकता तो फिर आप जीपी की हेल्प लेना। जीपी की हेल्प लेना या फिर जो एमसीएच में जो नर्स आती है वो। अच्छा, अब इसका एमसीएच का क्या ताल्लुक होता है, ये एक इदारा है जहाँ पर आप मैटरनिटी आपकी हेल्थ को जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। वहाँ पे आप आफ्टर 15 डेज़ आपका फर्स्ट विज़िट होता है। नहीं सॉरी, वो आती हैं आपके घर। फर्स्ट मंथ तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता बेबी से। वो ही आती हैं, वो ही चेक करती हैं, हॉस्पिटल से आप फ्री हो जाते हैं, हेल्दी रहते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। वो आती हैं, वो आपके बेबी को चेक करती हैं, उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है बिल्कुल। बेबी को चेक करेंगी, बेबी के बारे में सारे वही सवाल करेंगी जो मिडवाइफ कर रही होती है। सारी जो चीज़ें उनकी जो उनको पढ़ाया गया है वो जो बेबी की हेल्थ, बेबी का वेट गेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको देखा जाता है। बेबी का वेट गेन होना चाहिए, बेबी का हेड डायमीटर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें, डायपर्स कितने गीले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें, उसका जॉइंटस अगर है तो जॉइंटस ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप उसको कितने टाइम पे बेबी के बॉडी मार्क्स, बर्थ मार्क्स, क्योंकि मेरे जो बेबी ये वाला 4th हुआ था उसको ग्रीन मार्क्स थे। तो मुझे बाद में मुझे बहुत ही सीनियर नर्स थी, उन्होंने बताया कि ये अब्यूज़ में भी आता है, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये बर्थ मार्क है, तो इसलिए हम आप पे मतलब कोई शक नहीं कर रहे, कोई डाउट नहीं बनता। लेकिन अगर आपके बेबी पे नया कोई निशान होगा, तो वो अब्यूज़ में आता है कि आपने अपने बच्चे को मारा है। यहाँ पे इतना बेबी की केयर की जाती है, यहाँ पे एक होता है बेबी शेक सिंड्रोम। शेक सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर आपने अपने बच्चे को ज़्यादा ज़ोर से, जैसे हम उछालते हैं ना बच्चे को ऊपर-नीचे, कि प्यार आ रहा है, हम ऊपर-नीचे उसको उछाल रहे हैं। ये मेडिकली जो है ये मना है। या इससे क्या होता है कि बच्चे का जो ब्रेन होता है वो बहुत नाज़ुक होता है। वो हिल रहा होता है अंदर। वो हिल रहा होता है और उसको कोई सिंड्रोम, ये बीमारी है, वो वहीं से सूजना शुरू हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसका फेस स्वेल हो जाता है। मुझे इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं पता कि इसका इलाज होता है कि नहीं होता, ट्रीटमेंट होता है कि नहीं होता, लेकिन बेबी के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट की जो है वो खराबी आ जाती है। तो ये मना है। अगर आपने बेबी को शेक किया, प्यार में आके भी ज़्यादा शेक कर दिया, तो आप जो है वो आपके ऊपर केस बन सकता है। 10 इयर्स की आपको जेल हो सकती है। ये एक क्राइम है यहाँ पर। खैर, ये मैटरनिटी हेल्थ की ये सर्विसेज़ होती हैं। फिर आपको 1 मंथ में खुद जाना होता है बेबी को दिखाने के लिए नर्स से। वो 15 डेज़ में 1 मंथ तक वो हर हफ्ते वो चक्कर लगाएँगी। पहले मिडवाइफ चक्कर लाएगी, फिर नर्स चक्कर लगाएगी, फिर आपके बारे में पूछती रहेगी, आप कैसी जा रही हैं? आपकी हेल्थ कैसी जा रही है? आपकी मेंटल हेल्थ कैसी जा रही है? ये सब वो पूछती रहेंगी। फिर उसके बाद आता है, आप खुद जाएँगी। आपका बेबी सबसे पहला विज़िट, आपका फर्स्ट मंथ की वैक्सीनेशन आपने करवानी है। वो फिर आप उसके बाद चाहे आप जाएँ, उससे पहले जाएँ। वो आपका होता है, फिर आपका 6 वीक का चेकअप होता है। मैं 6 वीक में ही गई थी अपने बेबी को लेके, उसी में मैंने इम्यूनाइज़ेशन करवा ली और उसी में ही जीपी से आपका कंसल्टेशन होता है कि आप कैसी जा रही हैं। आपका ब्लड टेस्ट होता है और फिर वो देखती हैं कि आपके अंदर आयरन की कमी थी अगर, तो वो कंप्लीट हुई है बॉडी में कि नहीं हुई। अगर आपके प्लेटलेट्स कम थे, तो वो कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, वो सब वो चेक करती हैं। उसके बाद फिर वो जो हैं वो आपको आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में पूछती हैं। तो मेरी जीपी ने मुझसे पूछा कि आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्या अब वो है ये नहीं या नहीं है? तो मैंने कहा कि नहीं, वो ख़त्म हो गया है, जो आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद ही रिज़ॉल्व हो गया। रोना क्यों आ रहा था, वो एक अलग रीज़न्स थे उसके, क्योंकि ज़ाहिर है आप बहुत ज़्यादा एक फ्रेजाइल बॉडी को आप सँभाल रही होती हैं और आपके ऑलरेडी बच्चे जब होते हैं तो वो भी फ्रेजाइल होते हैं, वो भी नाज़ुक होते हैं, वो भी आपकी रिक्वायरमेंट माँग रहे होते हैं और आपको ख़्याल करने वाला इस टाइम पे वही चीज़ थी, ना मेरी मदर थी, ना मेरी मदर इन लॉ थी, कोई केयर करने वाला नहीं था, सारा जो बोझ था वो मेरे हस्बैंड पे था। और जो देसी वाइफ़्स होती हैं वो वैसे ही उनको होता है, मेरे हस्बैंड, मैं उनको खाना नहीं दे पा रही, उनको ये नहीं दे पा रही। इस टाइम पर आपने ये बोझ देखना ही नहीं है, आपका रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो स्कूल गोइंग होते हैं, वो भी अटेंशन माँग रहे होते हैं। तो उस टाइम पर सिर्फ़ आपने अपने बारे में सोचना है, अपनी केयर के बारे में सोचना है,
और ये नहीं है कि अपने बारे में अगर मैं बोल रही हूँ तो अपने हस्बैंड के बारे में सोचना छोड़ दें। आपके हस्बैंड की भी लाइफ़ चेंज हो रही है, उनके ऊपर भी ज़िम्मेदारियाँ आ रही हैं। वो आपकी अगर केयर कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उनका थैंकफुल होना है। कोशिश करें कि कम से कम जो है ना बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हों। आप उनका थैंक यू करें हर चीज़ में और हस्बैंड भी बहुत केयर करें। इस तरीके से जो है ना रिलेशनशिप चलेगा। अदरवाइज़ उस टाइम पर पोस्टपार्टम टाइम पर आप खुद इतनी मेंटली तौर पे इतनी थकी हुई होती हैं और इतना आपकी नींदें पूरी नहीं हो रही होती हैं। फर्स्ट बेबी में बहुत फ़ील होता है। फर्स्ट बेबी में जो है ना हस्बैंड्स को कोई समझ नहीं होती। उनको पता ही नहीं चल रहा होता है कि किस तरीके से जो है वो आपकी वाइफ़ की लाइफ़ टोटली कन्वर्ट हो चुकी है एज़ अ वाइफ़ टू मदर। फर्स्ट बेबी बहुत ज़्यादा लेकिन फर्स्ट बेबी में मेरे लिए आसानी थी क्योंकि मैं मिडल ईस्ट में थी और मुझे आराम से हेल्पर मिल गई थी। तो बस मैं होती थी, हेल्पर होती थी और हेल्पर आती थी अल्टरनेटिव डेज़ में, मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती थी, मेरा घर साफ़ मुझे घर साफ़ चाहिए होता था। ख़ैर टॉपिक पे आते हैं। ये तरीक़ेकार होता है यहाँ पे मैटरनल हेल्थ का। आफ्टर 6 वीक्स आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, आपको आपके ब्लड ब्लड में तो कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, आपको किस चीज़ की कमी है, वो कमियाँ पूरी हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं। फिर आपके मेंटल हेल्थ के बारे में सवाल किया जाता है कि अब आप कैसा फ़ील कर रही हैं? 1 मंथ का टाइम 6 वीक्स का टाइम गुज़र चुका है, तो क्या आपकी बॉडी इस 6 वीक के अंदर-अंदर नॉर्मल हुई है? आपकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल हुई है या नहीं हुई है? क्योंकि ये 6 वीक्स जो होते हैं ना बहुत ज़रूरी होते हैं। कहते तो ये हैं कि शुरू के जो 12 वीक्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। क्योंकि 12 वीक्स में बेबी 3 मंथ्स का हो जाता है, वो डेंजर ज़ोन से निकल जाता है। आगे उसकी लाइफ़ की के जो चांसेस होते हैं वो भी माशाल्लाह ज़्यादा हो जाते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी जो 12 वीक्स तक जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होता है। उसकी स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उसके साँस लेने के तरीके, उसका जो कि व्हीज़िंग वॉइस तो नहीं आ रही कहीं, उसका साँस लेने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि बेबी जो है वो ठीक है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बताने का मकसद यही है कि हमारे जो देसी फैमिलीज़ में और देसी कंट्रीज़ में जिनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही होती है, यहाँ पे इनके इम्पोर्टेंस दी जा रही होती है और वो एक लाइफ़ को 2 लाइफ़ को सेव कर लेते हैं। मदर की लाइफ़ अगर मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, वो सुसाइडल तो नहीं सोच रही है, वो उसको ही बचा लेते हैं और बच्चे को भी बचा लेते हैं कि वो कहीं अपने बच्चे को कोई नुकसान पहुँचाने के बारे में तो नहीं सोच रही है, वो उसको भी बचा लेते हैं। अब बस मैं वीडियो को एंड करती हूँ क्योंकि मेरा बेबी उठ गया है। बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं ठीक कैसे हुई इस बार क्योंकि मुझे बहुत पहले ही मालूम हो चुका था कि मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है जो कि मेरी थर्ड बेटी के टाइम पे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ था। क्योंकि मेरी मदर थी, मेरी मदर की हेल्प थी और चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही थी। मैंने आपको बताया कि मैंने अपना चाइल्ड केयर का कोर्स जो था वो मैंने किया हुआ था, मैं वो पढ़ रही थी। मैं उसमें अपने आप को बिज़ी रखती थी और हुआ ही इसलिए कि वो मेरी हेल्प थी, मेरी मदर थी तो मैं कर सकी वो। उसी में मैंने तो कुछ जब वो 3 महीने की, ढाई महीने की हो गई तो फिर मैंने वर्क प्लेसमेंट्स की अपनी। अम, अ, ये जो 4th टाइम जब सब कुछ हो चुका, हो गया सब कुछ, एक्चुअली रोना इसलिए इस बात का ये था कि मकसद यही था मेरा ज़िंदगी का कि अब मैंने किस तरीके से अपने आप को हेल्दी रखना है, अपने बच्चों को, अपने घर को हेल्दी रखना है। जब वो सब कुछ ओवर हो गया तो फिर मुझे बहुत टफ़ लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैं कैसे करूँ? मतलब इतना सब कुछ तो मैंने कर लिया कि खैर और आफ़ियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ दिया। अब वो जब तक तो मेरी दुआएँ थी, मैं इतनी दुआएँ कर रही थी और अल्लाह ताला ने मेरी माँ की दुआएँ, मेरी दुआएँ वो कबूल फ़रमाई। अब मुझे था कि अब क्या होगा? अब तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, तो अब मैं क्या सँभाल सकूँगी सब कुछ? अब क्या मैं सब कुछ रूटीन के साथ लेके चल सकूँगी? क्या मेरी ज़िंदगी के बारे में जो मैंने अपने प्लान सोचे हुए, क्या मैं वो कर सकूँगी? तो मुझे ना कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो मुझे रोना आता था और वो पोस्टपार्टम मतलब समझें इट वाज़ लाइक आफ्टर अ वीक और आफ्टर 2 टू 3 डेज़ मुझे जो है ना एकदम से मुझे रोना नहीं आया है। आफ्टर 2 टू 3 डेज़ जब मैंने सोचना शुरू किया कि अब क्या? अब कैसे होगा? तो मुझे रोना आना शुरू हो गया और फिर मैंने अपने आप को सँभाला।
फिर मैंने अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे रिलैक्स किया कि मत सोचो इस बारे में और मतलब वो मकसद तो गुज़र गया। अब मतलब वो पूरा हो गया, मेरी गोद में है वो मकसद। जब तक मैंने अपने आप को सँभाला हुआ था, उसके बाद अब क्या? ख़ैर फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने 2 वीक्स की ऑफ ली हुई थी, फिर ईद आ गई, हमने वो सेलिब्रेट की घर में ही की क्योंकि ज़ाहिर है 2 वीक्स में कि बेबी के साथ मैं कहाँ आ जा सकती थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद मुझे हुआ और जो मेरे इर्द-गिर्द के लोग थे वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। फिर उसके बाद जब 1 मंथ गुज़र गया, फिर ये 2 मंथ्स का हो गया, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा ना मतलब डिस्टर्बेंस होने लगी। मुझे हर चीज़ ना मुझे मेरा रोना तो बंद हो गया, लेकिन मुझे प्रेशर फ़ील होने लगा कि मुझे लगता था कि मैं काम मुझसे होगा ही नहीं। जैसे कि मेरी लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी, मुझे फ़ोल्ड करनी थी और मैं वो नहीं कर सकी थी क्योंकि ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड वैसे ही इतने बिज़ी चल रहे थे बच्चों के साथ और वो किचन भी देख रहे थे। थोड़ा बहुत जैसे होता है मैंने बहुत सारा खाना भी पका के रखा हुआ था लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो वो खड़े हुए और वो कितना देखते ऑफ़िस के साथ, जॉब के साथ मतलब कितना देखते वो। तो वो लॉन्ड्री बहुत सारी जमा हो गई थी। अब उसको फ़ोल्ड करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी और मैं कहती थी कि मुझसे होगी नहीं। क्योंकि हम जो 2 दिन में काम कर सकते हैं, 3 दिन में काम कर सकते हैं, लिटरली मुझे 2 वीक्स लगे। वो लॉन्ड्री साफ़ करने में, वो कपड़े फ़ोल्ड करने में मुझे 2 वीक्स लगे। तो मुझे लगता था कि होगा ही नहीं। मैं हस्बैंड की हेल्प माँगती थी, वो कहते थे, "हाँ, हाँ, मैं हेल्प करूँगा।" लेकिन होता क्या था कि वो खुद इतने बिज़ी होते थे कि वो क्या हेल्प करेंगे मेरी। तो मुझे ना स्ट्रेस फ़ील होने लगा, प्रेशर फ़ील होने लगा कि मैं जो है नहीं कर सकती। उसके बाद ये हुआ कि फिर मैं दोबारा 2 मंथ्स का एमसीएच में अपॉइंटमेंट था और मैं गई वहाँ पे और जो मैंने वीडियो बनाने का मकसद था ना, वो इस बात से था कि मेरी नर्स वो ने मुझे बहुत एज्ड थी वो ना मतलब ऐसी होंगी 65 की इस तरह की होंगी वो। तो बहुत एज्ड थी वो, उन्होंने मुझे देखा, बेबी को देखा, पहले बेबी को उन्होंने देखा, सब चीज़ें, सारी चीज़ें, सब चीज़ें अच्छी थी। फिर उसके बाद जो है वो होते-होते जब उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो मैंने उनसे ये कहा कि तुम कैसे जा रही हो? उन्होंने मेरा चार्ट देखा होगा। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत मैं वैसे ठीक हूँ लेकिन मुझे बहुत प्रेशर फ़ील होता है, अपने ऊपर स्ट्रेस फ़ील होता है। तो उन्होंने ये बोला कि और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं पीछे जा रही हूँ, मतलब आगे जाने के बजाय मैं पीछे जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो टाइम है ना अ, ब मतलब गुज़र जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ज़्यादा प्रेशर मत लो, अपना ख़्याल करो। 2 बोल होते हैं ना इस तरह के वो बहुत मायने रखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 2 काम करो दिन में बस। एक लॉन्ड्री और जो कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए मुश्किल होती है, एक लॉन्ड्री करो और एक जो है बस तुम खाना पका लिया करो, किचन देख लिया करो। इसके अलावा जो है तो उन्होंने मुझे बोला कि बस 2 काम तुम किया करो। अ और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे रिलैक्स कराया और उसके बाद जब मैं जाने लगी मतलब मैं अकेली थी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरी बेटी के साथ और मैं जब जाने लगी तो उन्होंने मुझे पीछे से बोला कि यू नो यू आर वेरी रिच। तो मैंने उनको पीछे मुड़ के देखा तो मैं समझ गई उनकी बात। उनका कहने का मकसद ये था देखिए एक तो वो बड़ी थी उम्र में, ठीक है? उनके एक्सपीरियंस बड़े लोगों के एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है? उनके एक्सपीरियंस उनके अपने 3 बच्चे उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। दूसरा है कि उन्होंने ये बोला कि यू आर वेरी रिच वो इस कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि तुम अपने आप को कम ना समझो। तुम्हारे पास जो है, वो सबके पास नहीं होता। जो तुम हिम्मत कर रही हो, वो किसी और के पास नहीं होती। बाद में उन्होंने यही मुझे समझाया कि जब मैं खड़ी हुई थी, मैंने कहा, "आई नो द एनवायरनमेंट इज़ रिच।" तो कह लगी, "यस।" और तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे रिलैक्स कराया उसके बाद मेरे माइंड में एक शिफ्ट आया और मेरे हस्बैंड और प्लीज़ अपने हस्बैंड्स को लेके जाया करें। इस तरह के जो नर्स के अपॉइंटमेंट्स और मिडवाइफ्स के अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। वो लोग सीखते भी हैं और उनको उन बातों के बारे में पता चलता है जो कि उन लोगों की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। लेकिन अगर नर्स उनको बताएगी और नर्स ये कहेगी कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर बेबी, फॉर योर वाइफ, तो फिर वो उन चीज़ों को इम्पोर्टेंट लेते हैं। बेशक क्या कभी-कभी ना हम स्ट्रेट अवे बोल भी रहे हो ना, तो हस्बैंड्स को बात समझ नहीं आती। लेकिन अगर वो किसी और के थ्रू पता चल रही होती है, नर्स के और प्रोफ़ेशनल बंदे से पता चल रही होती है, तो वो लोग उस बात को समझते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो हमारे अपने जो लोग हैं, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में
अगर बांग्लादेश में हैं, तो जो देसी कम्युनिटी है, तो प्लीज़ किसी को हर्ट ना करें। इस ऐसे मौके पर देखिए गम का मौका तो होता ही है ना, लेकिन ये खुशी का मौका होता है कि एक बेबी घर में आ रहा है, सब उसकी केयर कर रहे हैं। लेकिन मदर का क्या? मदर को भी पूछें कि तुम कैसा फ़ील कर रही हो? तुम कैसी हो? तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? उसकी केयर करें प्लीज़। उसके बारे में उल्टा-सीधा बातें मत करें कि अरे ये तो रो रही है, अरे तो ड्रामे कर रही है, अरे इसे सँभाला नहीं जा रहा, अरे ये तो मतलब इससे होता ही नहीं है, इसको क्या क्या पता, ये पता नहीं करना चाहती, ये करना नहीं चाहती। कोई कोई बीवी वफ़ादार बीवी कोई भी ऐसी होगी ना, वो नहीं चाहेगी कि उसका घर, उसका हस्बैंड डिस्टर्ब हो। या कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे जो है वो डिस्टर्ब हों, या वो खुद डिस्टर्ब हो। तो प्लीज़ अगर आप इतना भी पूछ रहे हैं ना कि तुम कैसी हो? तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर आप ऐसे कंट्री में हैं और आपके इर्द-गिर्द कोई है, तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कोई हेल्प चाहिए। आप हेल्प करना कर सकती हैं अगर छोटी-मोटी, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप खाना ही बनाएँ। बहुत सारी हेल्प्स होती हैं, बच्चों को स्कूल से पिक कर दिया उनको छोड़ दिया, मुश्किल हो रही है। कोई भी ऐसी हेल्प जो बाहर-बाहर से ही हो जाए। कोई भी ऐसी हेल्प जो कि आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे इन लोगों को मुश्किल हो रही होगी और आप हेल्प कर दें। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उनके घर जाएँ, किचन में बर्तन धोएँ या खाने पकाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी ऐसी हेल्प जो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। चाहे वो ग्रोसरी लाने की हो, चाहे वो उनके बाकी बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप की हो, चाहे कि कुछ भी इस तरह की हो, कुछ उनको शॉपिंग करनी हो, वो जा नहीं पा रहे हों, कुछ भी इस तरह की, आप पूछ लें, बाहर-बाहर से उनकी हेल्प कर दें। तो प्लीज़ एक-दूसरे का ख़्याल करें और ऐसी बातें ना करें जिससे वो मज़ीद हर्ट हों और लोगों से कटने की कोशिश करें। तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ में बड़े-बड़े इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, ये लोग पागल नहीं हैं। तो इन लोगों को पता है कि किस तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया जाए। अ, तो प्लीज़ अपने भी इर्द-गिर्द इतनी अवेयरनेस रखें कि बहुत सारी फैमिलीज़ में अवेयरनेस हो गई है, लेकिन ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है कि हमने अनोखा बच्चा पैदा नहीं किया, या जो इस तरह की आंटियाँ बातें करती हैं, मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन इस तरह की आंटियाँ बातें करती हैं कि कोई निराला बच्चा पैदा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्लीज़ ये सब कुछ ख़त्म करें। ये जो कंट्री हैं, ये झक नहीं मार रहे यहाँ पर, इन चीज़ों पे काम करके। ये लोग झक नहीं मार रहे। तो यहाँ पे इदारे हैं जहाँ पे बेबी की हेल्थ और मदर की हेल्थ दोनों को सेम इम्पोर्टेंस दी जाती है। मेरी वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।